नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का अंतिम भाग। अभिज्ञान सिया को छोड़ने घर जा रहा था, गुनगुना रहा था। सिया हल्के नशे में थी और खुद में खोई हुई थी। तुम मुझसे प्यार करते हो? सिया ने उससे पूछा। अचानक आपने ये क्यों पूछा? अभिज्ञान हैरान नहीं था। जवाब दो, सिया ने जोर दिया। हाँ मैं करता हूँ, उसने जवाब दिया। वह मुस्कुराई। अभिज्ञान जानता था कि वह नशे में है, उसे सिया को सावधानी से संभालना होगा। आखिरकार वह 10 सिया रायजादा है। प्यार और पसंद का इजहार करते ही वह अपने शादीशुदा होने और 2 बच्चों की मां होने का अदृश्य झंडा बुलंद कर देती है। वह मुस्कुराया। तुमने कहा प्लेटोनिक, राइट? लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि तुम हॉट लगते हो। यह स्टबल लुक तुम्हें सूट करता है। वह पहली बार एक आज़ाद ख्याल इंसान की तरह बात कर रही थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज आपके साथ सुरक्षित हूँ, उसने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। वह हंसी। बिल्कुल तुम मेरे साथ सुरक्षित हो अभिज्ञान सूर्यवंशी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसने भी उसी शरारत के साथ जवाब दिया। वह तो मैं पहले से ही करता हूँ, आप ये बात जानती हैं सिया। प्यार में वह ताकत होती है जो कुछ भी हल कर दे। प्यार हर चोट हर घाव भर सकता है। ये प्यार ही है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी मौका मिले आप आजमा लेना। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूँगा। ये प्यार कभी भी कम नहीं होगा। मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, एक नई दुनिया की शुरुआत तक भी। सिया रायज़ादा। अभिज्ञान ने सिया से कहा। मुझे तुम्हारे हर एक शब्द पर भरोसा है, उसने शालीनता से कहा। अगली बार जब आपको डर लगे या जब आप लाचार महसूस करो, तब ये सोचना कि आपके आसपास कितना प्यार है। यह आपको अपने डर से लड़ने के लिए साहस देगा। आप अपने दिमाग को शांत रखना और डर से जमकर लड़ना, उसने कहा। अभी तुम रोज की बातचीत में मुझे कितना कुछ सिखा देते हो, मुझे बेहतर बनाते जा रहे हो। तुम ये कैसे कर पाते हो मिस्टर ट्रेनर? उसने पूछा। यह मेरा फर्ज है और बेंचमार्क के रिंग मास्टर को ट्रेन करना मुझे अच्छा लगता है, उसने आंख मारते हुए कहा। वह दोनों जोर से हंसने लगे। अभिज्ञान ने सिया को उसके घर ड्रॉप कर दिया। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक सिया लॉन क्रॉस कर अंदर नहीं चली गई। फिर वह चला गया। मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में सही था। जैसे ही वह अपने कमरे में घुसी, उसने यश की आवाज़ सुनी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। उसने अभिज्ञान को घर ड्रॉप करते हुए देख लिया। जैसे ही वह कपड़े बदल कर आई, यश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह नशे में था। छोड़ो मुझे, उसने यश से धीमी आवाज में कहा। क्यों? तुमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई और ढूंढ लिया है? उसने ताना मारा। तुम पहले से ही ये बात हर दिन 100 बार कहते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बहुत अमीर हो, मुझे छोड़ दो और अपने लिए कोई और औरत ढूंढ लो, वह गुस्से में बोली। तुम भूल गई पिछले हफ्ते क्या हुआ था हनी? उसने क्रूरता से पूछा। या डर गई। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस तरह से तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता जिस तरह से मैं करता हूँ। उसने सिया को अपनी तरफ खींचा और कसकर गले लगाया। वह अपने चेहरे को उसके बालों में रगड़ता हुआ उन्हें सूंघने लगा। सिया उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने बोलने की कोशिश की। यश ने उसके होठ को अपने होठों से बंद कर दिए। सिया ने उसे धक्का दिया और चिल्लाई। नहीं, मैंने कहा नहीं यश, समझ आया तुम्हें? उसने अपने चेहरे और आंसुओं को पोंछा। यश उसकी प्रतिक्रिया से अप्रभावित था। वह उसे संघर्ष करता देख खुश हो रहा था। सेक्स के लिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग, मैं यह ऐसे भी कर सकता हूँ। उसने सिया को बेड पर धक्का दिया और बकबक जारी रखी। मेरे पास हर उम्र की औरतें हैं जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिर भी मैंने तुम्हें चुना बीवी बनाने के लिए। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें आखिरी सांस तक सजा दी जाएगी, उसने ज़बरदस्ती करनी चाही। बस अब और नहीं यश, वह चिल्लाई। यह बकवास बंद करो, सालों से तुम एक ही गाना गा रहे हो। मुझे पता है कि तुमने डीएनए टेस्ट करवा लिया था। हाँ, मुझे पता चल गया है, उसने तेज आवाज में कहा। यश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कहती रही। तुम मुझ पर नज़र रखते हो, लेकिन तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी तुम्हारे लिए मैं एक वेश्या हूँ जो किसी भी आदमी के साथ सो सकती है। लेकिन तुम मुझे तलाक नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम बहुत अच्छे और विनम्र इंसान हो, सच में। तुम्हें पता है अगर मेरा कोई अफेयर होता तो तुम मुझे उसी वक्त छोड़ देते, लेकिन मेरा कोई अफेयर नहीं है। तो इसलिए तुम अपना नाटक मत खेलो कि तुम्हारी शादी किसी बच्चलन से हुई है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं तुम्हारी मानसिकता से उनकी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम आज तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ अपने मेल ईगो की खातिर तुम मुझ पर उन सारी चीज़ों के लिए आरोप लगाते हो जो कभी हुई ही नहीं।
तुमने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया और हमारे अच्छे पलों की यादें मुझसे छीन लेने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे तुम अपने शोकेस में सजा कर रखना चाहते हो। मैं एक जिंदा औरत हूँ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। उसने तेज आवाज में उसे आगाह किया। यश अवाक रह गया। उसने बहुत सालों में सिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। शुरू में जब वह उसको शारीरिक प्रताड़ना देता था तब वह हिंसक हो जाती थी। धीरे धीरे साल दर साल इस शारीरिक और मानसिक यातना की वजह से सिया ने यश से डरना शुरू कर दिया। उसे असुरक्षित महसूस कराने के लिए यश की मौजूदगी ही काफ़ी थी। यश उसके साथ बहुत बेरहम था। सिया को शारीरिक कष्ट देना उसके लिए आम बात थी, चाहे उसे सिगरेट से दागना हो या फिर एसिड की बूंदों से उसे जलाना। वह उस वक्त और भी हिंसात्मक हो जाता जब वह नशे में होता था। वह सिया से एक सेक्स स्लेव की तरह बर्ताव करता था। उसे बेडरूम में या घर पर देखकर सिया डर से कांपने लगती थी। यश को उसे डरा हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती थी। सिया का डर उस पर ड्रग्स की तरह काम करता था। यश ने अपनी अलमारी से एसिड की बोतल निकाली और सिया की तरफ बढ़ा। डीएनए रिपोर्ट तुम्हारा चरित्र नहीं बताती, ये सिर्फ इस बात को सिद्ध करती है कि ये बच्चे मेरे हैं, पर ये तुम्हारे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बच्चे पैसे और लाड प्यार से बिगड़ चुके हैं और ये तुम्हारे कभी नहीं होंगे। वे मेरा खून है, उसने बेशर्मी से कहा। बोतल की ओर देखते हुए सिया डर से जम गई। उसकी आंखें फैल गईं। यश ने उसे फिर से बेड पर धक्का दे दिया और जमीन पर एसिड गिराने लगा। एसिड की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। सिया यश की तरफ देख रही थी और खुद को याद कराने की कोशिश कर रही थी। हिम्मत मत हारना, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने उठने की कोशिश की। यश ने सिया को उठने नहीं दिया। उसने सिया को पूरी तरह दबोच लिया। जब वह उसे धक्का देने की कोशिश में छटपटा रही थी तब वह और खुश हो रहा था। अब बोलो, अब तुम क्या करोगी? मुझे मारना चाहती हो तुम जानती हो ना, जब तक तुम ऐसे तड़पती नहीं हो मुझे मज़ा नहीं आता। अब अपनी आखिरी सांस तक छटपटाती रहो। मेरा यकीन मानो स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा एंड आई विल लव यू हार्ड। यश उस पर टूट पड़ा और उसके होठ लगभग चबा लिए। दर्द से सिया के आंसू निकल गए। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। यश ने फिर भी अपना घटिया स्पर्श और चुभने वाली बातें दोनों जारी रखी। कोई भी तुम्हें इस सख्ती से प्यार नहीं कर सकता बेबी। इस धरती पर कोई भी आदमी तुम्हें मेरी तरह से सेक्स की इंटेंसिटी महसूस नहीं करा सकता। तुम्हें भी मेरा ये रफ अंदाज पसंद था। तुम भी मुझे प्यार करती थी। तुम कब से छुई मुई हो गई? उसने सिया को उकसाना जारी रखा। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। अगर तुमने मेरे साथ दोबारा रेप करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अचानक सिया ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और खड़ी हो गई। रेप? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ सेक्स करने के सारे अधिकार हैं। वह हंसा और उसने उसे दोबारा दीवार पर धक्का दे दिया। सिया उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। यश उसे जरा भी हिलने नहीं दे रहा था। उसने उसकी गर्दन पर दांत से काटना शुरू कर दिया। सिया इस बार रोई नहीं। उसने अपने घुटनों से उसके पैरों के बीच में जोर से वार किया। मेरी इजाजत के बगैर नहीं, वह जोर से चिल्लाई। कौन रोकेगा मुझे? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जानती हो तुम्हारी किस्मत है मेरे साथ रहना और मेरी दी हुई इस जिंदगी को जीना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, बाजारू औरत? वह दर्द से पागल हो गया। मेरे शरीर पर एक एक घाव तुम्हें महंगा पड़ेगा, तुम्हारी इज्जत को महंगा पड़ेगा मिस्टर यशवर्धन राठौर। इस बार मैं पुलिस और मीडिया के पास जाऊंगी, उसने उसे चेतावनी दी। बच्चे जग गए। वे सिया को बचाने के लिए उसके रूम की तरफ दौड़े। यश आदित्य को धक्का मारते हुए गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। सिया डर से कांप रही थी। अनन्या और आदित्य रोने लगे। वे एक दूसरे को शांत कर रहे थे। उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसने इतनी हिम्मत से यश का सामना किया था। उसका सारा अतीत हिंसात्मक था, जैसे कोई भयानक सपना हो जिसके डर से वह कांप जाती है। बीते सालों में पहली बार वह यश के सेक्सुअल असॉल्ट से बच पाई थी। सिया पूरी रात सो नहीं पाई। वह अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गई। वह डरी हुई थी कि क्या होगा अगर यश वापस आ गया और उसके ऊपर दोबारा अटैक कर दिया तो। वह तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोने की कोशिश कर रहे थे। उसने बच्चों को कंफर्टेबल करने की कोशिश की। उन्हें भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाई कि किस तरह उसके राक्षस पिता से बचाने में भगवान ने उसकी मदद की थी। उसने बच्चों को बताया कि कभी कभी इंसान भी राक्षस हो सकते हैं और हमें हर एक बुराई के सामने डटे रहना है, जिस तरह अर्जुन ने महाभारत में किया था। वह अपने बच्चों को बुराई से लड़ने के लिए
तैयार कर रही थी। जैसा कि सिया को भीतर से एहसास हो रहा था, अगली सुबह उसका फ़ोन यश और उसकी फैमिली द्वारा भेजे गए मैसेज और मिस्ड कॉल से भरा पड़ा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सिया की फैमिली भी इस बार इसमें शामिल थी। उसकी फैमिली को अंदाज़ा था कि वह किस तरह के हालात से गुजर रही है और उसने कैसे यश के साथ इस शादी को बनाए रखने की कोशिश की है। सिया के पिता ने उसे कई बार शादी को तोड़कर आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए समझाया था, लेकिन वह अपनी शादी और प्यार को बचाना चाहती थी। उसने कभी भी यश के बगैर अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं की थी। सिया ने अपनी फैमिली को बता दिया कि वह अब और सहने को तैयार नहीं है, सो उन्हें भी अब उसकी ओर से किसी कड़े फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए। यश व उसकी फैमिली को सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बच्चों को स्कूल भेज दिया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। यश ने उसे उकसाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जवाब नहीं दिया। ऑफिस में उसने शांत और एकाग्रचित होकर काम पर ध्यान देने का प्रयास किया। यह एक बड़ा दिन था। दुनिया भर से डेलीगेट्स इस बिजनेस मीटिंग और पार्टी के लिए उड़ान भर चुके थे। लगभग सारे बिजनेस काउंटर पार्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, उद्योगपति, मीडिया और यहाँ तक कि प्रतियोगी भी। सिया सारी चीज़ों की जांच पड़ताल खुद कर रही थी। छोटी सी भी गलती की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। सायमा और भास्कर आज ऑफिस में ही थे। बेंचमार्क की टीम और उसके सभी पार्टनर्स अलग अलग हॉल में बैठकर तरह तरह के प्रेजेंटेशन कर रहे थे। कई मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन साथ साथ चल रही थीं। सारा ऑफिस पूरी तरह से सक्रिय था। अभिज्ञान धीरे से सिया के कैबिन में कॉफ़ी और फ्राइज लेकर आया। हेलो बीजीबी। अभिज्ञान चुपके से उसके कैबिन में घुसा। हेलो अभिज्ञान, उसने गर्मजोशी के साथ उत्तर दिया। आपके लिए। उसने उसे कॉफ़ी दी और फ्राइज टेबल पर रख दिए। थैंक्स, कॉफ़ी की बेहद ज़रूरत थी। उसने तुरंत एक सिप लिया। आराम से या गर्म है? इसे लीजिए और प्लीज़ बेहोश मत होना, उसने फ्राइज की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, अब तुम मुझे बेहोश भी नहीं होने दोगे, बेचारी मैं। अब तो काम से बचने का कोई बहाना नहीं मेरे पास। वह ज़ोर से हंसी। वह मुस्कुराया। वह बस जाने ही वाला था कि फिर पीछे मुड़ा। आप आज हाईनेक वाला ढीला कुर्ता क्यों पहनी हैं? उसे शक हुआ। वह सिया के पास वापस गया। तुम चिंता मत करो अभिज्ञान, मैं एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के मार्गदर्शन में हूँ। उसने मुझे जिंदगी की सारी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार किया है। उसने विश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे आश्वासन दिया। सिया का आत्मविश्वास अभिज्ञान को निश्चिंत कराने के लिए काफ़ी था कि वह ठीक है। वह वहाँ से चला गया। 2 दिन बहुत ज़्यादा काम था और वह बेहद थका देने वाले रहे, क्योंकि लगातार मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ऑडिट्स और पार्टियां हो रही थीं। इवेंट अच्छा गया था। भास्कर और सायमा ने टीम वर्क और सिया की लीडरशिप की तारीफ की। पार्टी के अगले दिन ऑफिस बंद था और स्टाफ की छुट्टी थी। भास्कर और सायमा को न्यूयॉर्क वापस जाना था। सिया हमेशा की तरह उनके जाने तक उनके साथ थी। इस बार अभिज्ञान भी उसके साथ था। अभिज्ञान और सायमा होटल के दूसरे रूम में थे। भास्कर और सिया पार्टी और मीटिंग पर मिले रिव्यूज़ के मुताबिक भविष्य के किसी दूसरे वर्टिकल पर बातें कर रहे थे। सायमा और अभिज्ञान जोर से हंस रहे थे। उनके हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। उसकी हंसी इन्फेक्शियस है, भास्कर ने कहा। सिया ने केवल मुस्कुराहट से जवाब दिया। सायमा अभिज्ञान का हाथ पकड़कर बाहर आई। अरे सिया, मुझे एक बात बताओ। मैं ऑफिस के लिए एक कन्वेंशन हॉल प्लान कर रही हूँ। मुझे कुछ थीम सुझाओ। अभिज्ञान का कहना है ब्लू। काफ़ी बोरिंग है ना? सायमा ने सिया से पूछा। हाँ, ब्लू काफ़ी कॉमन है कॉरपोरेट में और बोरिंग भी, सिया ने सधा हुआ जवाब दिया। नहीं, मैंने ब्लू नहीं कहा, मैंने कहा एज्योर, आसमानी नीला, उसने बीच में ही बोला। एक ही बात है ब्लू, सायमा मानी नहीं। महिलाओं की योग्यता पर विश्वास करो अभिज्ञान, शांति से बैठ जाओ। एज्योर ये मनहूस सैड सा रंग है। सिया, तुम क्या कहती हो? उसने उलझन में दिख रही सिया से पूछा। अभिज्ञान ने तपाक से जवाब दिया। ब्लू मतलब अकेला या दुखी से जोड़ना बस एक धारणा है, क्योंकि डिक्शनरी में ब्लू का समानार्थी शब्द ऐसा ही है। फिर इस तरह एक दिन पैदा हुए लोग एक जैसे होने चाहिए, सभी समान राशियों वाले लोग एक जैसे होने चाहिए, या जिनका नाम एक जैसा है उनकी जिंदगी भी समान होनी चाहिए। सायमा और सिया उसके इस जवाब पर चुप हो गईं। अभिज्ञान अभी भी समझा रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपनी सिया की पूजा करना क्यों नहीं शुरू करते हैं? या जिनके नाम सिया के नाम के समान हैं, जैसे कि सीता, जानवी, मैथिली, हम सभी को देवी मानकर उनकी पूजा क्यों नहीं करते?
सभी एक जैसे नाम वाले लोगों की जिंदगी और नियति एक जैसी नहीं होती। रामायण में सीता राम के साथ वनवास गई, उनका अपहरण हुआ, राम उनके लिए लड़े और बाद में सीता जी को उन्हीं राम जी के चलते दोबारा वनवास जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि एक सीता की जिंदगी खुशहाल नहीं रही। इसलिए सीता या सिया जैसे नाम के लोगों की किस्मत एक जैसी होती होगी, ये केवल हमारी धारणा है। अगर आपने खुश रहना चुना है तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहती हो सिया? उम्मीद है आप अपनी जिंदगी से खुश हैं। वह मुस्कुराया। सिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही सायमा ने फिर से टोका, हम यहाँ रंगों के बारे में बात कर रहे हैं और तुम रामायण के बारे में। ये उदाहरण यहाँ कैसे फिट होता है संत अभिज्ञान? सायमा ने उसके तर्क पर सवाल किया। इस दुनिया में सारी सीता जैसे नाम वाली औरतों की किस्मत में दुख नहीं होता। सभी ब्लू रंग दुख के प्रतीक नहीं होते। और एज़्योर एक चमकदार अनमोल पत्थर है और एक तितली भी, एक नीली तितली जो नई जिंदगी का प्रतीक होती है। और उसने सिया की तरफ देखा। आप क्या कहती हैं सिया? हाँ, सच में ये सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। एज़्योर केवल एक खूबसूरत जिंदगी के बारे में है। सिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये ज़रूरी है कि हम हर बात के सकारात्मक पहलू के बारे में भी ध्यान दें, जैसे कि एज़्योर। ये केवल हमारी धारणा ही है। एज़्योर ब्लू बटरफ्लाई बहुत शानदार है। सिया वही सारी बातें दोहरा रही थी जो अभिज्ञान ने कही थी। देखा, कहा था ना मैंने, उसने सायमा से कहा। वह मेरे नज़रिए को अच्छी तरह से समझती है। आप यह हम पर छोड़ दें, हम ये सब आपके लिए कर देंगे। अब आप निश्चिंत होकर वापस जाओ। वैसे एक कन्वेंशन हॉल को ठीक करने के साथ ही मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक विमेन क्लब जो कंपनी का हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि वह बोले। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो वह किसी से कह भी नहीं पाती और ज़िंदगी के खराब फैसले करती हैं या चुपचाप सहती रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये क्लब उन्हें बोलने और बताने का मौका दे। उसने अपना आइडिया सामने रखा। ग्रेट आइडिया। सायमा तुरंत सहमत हो गई। और केवल यहाँ ऑफिस में ही क्यों? कोशिश करो कि हम ये सारी चीज़ें CSR के तहत बड़े और बेहतर तरीके से कर सकें। सायमा ने भास्कर को विस्तार से बताया। बेशक ये क्लब ट्रेनिंग वर्टिकल के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट होगा और हम इसका विस्तार करेंगे। वैसे भी हम समाज के कितने कर्जदार हैं। भास्कर ने सिया की तरफ देखा। हाँ, समाज के लिए हमारा भी दायित्व है। चलो मिलकर जिंदगियां सुधारते हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए बात पूरी की। वह हमेशा की तरह कितनी आसानी से सब कुछ बयां कर देता है, बगैर सीधे सवाल उठाए। सिया अभिज्ञान की तरफ गर्व से देख रही थी और उधर उसके घर पर दिन पर दिन चीजें और बदतर होती जा रही थीं। सिया और यश के बीच कोल्ड वॉर अभी भी जारी था। उस रात के बाद से वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बच्चे भी घर पर गुमसुम ही रहते थे। सिया एक साइकाइट्रिस्ट की मदद से अपने बच्चों को अपने और यश के रिश्ते की सच्चाई और समस्याएं धीरे धीरे बताने लगी। वह देख रही थी कि उसके रिलेशनशिप से उसके बच्चों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा था। शनिवार का दिन था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। यश और सिया वीकेंड पर कभी काम नहीं करते थे, लेकिन कुछ बीते सालों से वे दोनों अपने खराब रिश्ते के कारण अपने आप को व्यस्त रखते थे। सिया अपने रूम में ही लेटी थी। वह डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए देर से गई। उसने पाया कि यश भी वहाँ बैठा हुआ है। कुछ दिनों से वे दोनों एक दूसरे के सामने आने से बच रहे थे। शायद वे टकराव से बचना चाहते थे, लेकिन सिया आई और यश के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग। वह मुस्कुराई। यश उसके मुस्कुराने और विश करने पर हैरान था। काफ़ी सालों से सिया ने उसे विश नहीं किया था। उसने जवाब दिया, मॉर्निंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सिया ने बातचीत शुरू की। मैं इस घर से जा रही हूँ। उसने बिना भूमिका बनाए सीधे सीधे बोल दिया। क्या तुम पागल हो? ऐसा कभी नहीं होगा। उसने एक आक्रामक टोन में जवाब दिया। पहले मुझे बात खत्म करने दो। सिया ने ठंडे लहजे में कहा। मैं अपने बच्चों के साथ केवल इस घर से जा रही हूँ। मैं अभी तलाक नहीं ले रही हूँ। हमारे झगड़ों के कारण हमारे बच्चों का बचपन खराब हो गया है। वे हमें लड़ता हुआ देखेंगे तो वे भविष्य भी खराब कर लेंगे। शायद उन्हें प्यार, रिश्ते या शादी पर यकीन न रहे। मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती, वह भी सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच के मसले सुलझ नहीं सकते। उसने बात खत्म कर दी। तलाक? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा? तुम्हें यहाँ से कोई आज़ाद नहीं करा सकता। वह टेबल पर जोर से हाथ पटकता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या तुम कुछ भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, मैंने पहले ही हमारे अलग होने की एप्लीकेशन वुमेन कमीशन को दे दी है, जिसमें मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स और बच्चों के DNA रिपोर्ट्स, कुछ वीडियो क्लिप्स जो तुमने मुझे टॉर्चर करते हुए बनाई थी, और कुछ मैसेजेस हैं।
जिसमें तुमने मुझे धमकाया है। सब रिकॉर्ड है। मैंने उनसे कह रखा है कि इन्हें अभी राज रहने दें और इसे तब तक किसी को न बताएं जब तक तुम मुझ पर अपने साथ दोबारा रहने के लिए दबाव नहीं डालते हो। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं किसी बदले के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस अपने बच्चे के साथ शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। सिया ने कॉफी की सिप लेकर उसकी आंखों में देखते हुए सीधे कहा। यश लड़खड़ा कर कुर्सी पर बैठ गया। नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम नहीं जा सकती। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच में नहीं सकता। यश ने अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे समय पर सिया उससे पिघल जाया करती थी और कभी अलग होने की बात नहीं करती थी। वह यश को रोते हुए नहीं देख सकती थी। सिया ने उसे शांत कराया और उसे सांत्वना दी और फिर अपने मन की बात कहना शुरू की। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी हम जो सोचते हैं, चाहते हैं और ज़िंदगी जहाँ ले जाती है उसमें बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क। मैं अब इसे और आगे नहीं ले जा सकती। मैंने काफ़ी सालों तक इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं तुम्हारी सनक बन चुकी हूँ। तुमने चाहते न चाहते हुए भी मेरे प्यार, भरोसे और आज़ादी का गला घोट दिया है। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर शक करते हो, मेरे ऊपर नज़र रखते हो, मेरी कॉल्स और ईमेल चेक करते हो। मैं इन सब की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों पर इसका असर नहीं होने दूंगी। मैं सिंपल ज़िंदगी चाहती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर मैं हर दिन किसी को अपनी वफ़ा का इम्तिहान नहीं दे सकती। बात को समझने की कोशिश करो। मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैं अब और इस पिंजड़े में नहीं रह सकती। यश चौंक गया था। वह उसे समझा नहीं सका। यश ने विनती करने से लेकर उसे अपने साथ बिताए अच्छे लम्हों की यादें गिनाने तक की सारी कोशिशें कर डाली, पर सिया पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वह बाहर लॉन में चली गई। वह अपनी अलग दुनिया में थी। यश जानता था कि अनन्या और आदित्य उसका खून है। वह जानता था कि सिया हमेशा से उसके साथ लॉयल है। वह जानता था कि उसके सारे शक बेबुनियाद हैं। इन सब पर भी वह उसे धोखा दे रहा था। उसने सिया को ठेस पहुंचाने के लिए कई औरतों के साथ रिलेशनशिप बनाए और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि समाज में एक कामकाजी महिला को किस तरह देखा जाता है और कैसे आदमी उनका यूज़ करते हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह कब एक लविंग हस्बैंड के रोल से बाहर निकल गया और एक पुरुषवादी, अहंकारी व धोखेबाज बन गया। सिया ने अब तक उसकी सारी ज्यादती बर्दाश्त की थी, क्योंकि वह जानता था कि सिया उसके बगैर नहीं रह सकती। आज उसने वह पिंजड़ा तोड़ डाला और आखिरकार उसे छोड़ दिया। यश सोचता था कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वह कहाँ जाएगी भला, क्योंकि उसे साथ के लिए एक मर्द की ज़रूरत होगी। लेकिन अपनी दकियानूसी सोच के चलते वह इस बात को भूल गया था कि सिया एक आत्मनिर्भर महिला है। वह बहुत पहले उसे छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यश के डर के कारण नहीं, सिर्फ अपने प्यार की वजह से। मगर आज यश ने उसे खो दिया। वह अपने सारे बुरे कर्मों के लिए उसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन आखिर एक आदमी किसी औरत से कैसे माफ़ी मांग सकता है? उसकी परवरिश और संस्कार उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते। उसने अपने आंसू पोंछे। यश उसे खिड़की से देख रहा था। उसने अपने शक के कारण सिया के शरीर को इतने सालों से पिंजड़े में कैद करके रखा था, ताकि वह किसी और आदमी के लिए उसे छोड़ न दे। सिया शांत और दृढ़ दिख रही थी। वह ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे एक खूबसूरत सी इतवार की सुबह हो, जैसे सर्दी में गुनगुनी सी धूप। ओह, एक समय वो सिया के लिए यही सब गाने तो गाया करता था। उसकी आंखों से दोबारा आंसू निकल आए। सिया बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह नंगे पैर घास पर चल रही थी। वह बहुत आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही थी। वह लॉन में नीली तितली का पीछा कर रही थी और एक बच्चे की तरह हंस रही थी। उस आलीशान बंगले के गार्ड और स्टाफ अपनी सिया मैडम को इस अवतार में देखकर हैरान थे। सिया वीकेंड पर अपने लिए एक घर खोज रही थी, जिससे उसके बच्चों के रूटीन और स्कूल जाने और आने में कोई परेशानी न हो। पूरे वीकेंड उसने बस कुछ ज़रूरी चीज़ों की शांति से पैकिंग की। दोनों की फैमिली में से किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की। सिया की फैमिली घर शिफ्ट करने में उसकी मदद कर रही थी। सोमवार को ऑफिस थोड़ी देर से शुरू हुआ। बड़े इवेंट्स के बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही माहौल रहता था। अभिज्ञान अपने टाइम पर पहुंचा था। तृष्णा उसके रूम में दाखिल हुई। हे हैंडसम, उसने अभिज्ञान को विश किया। तुम? अभिज्ञान ने सुबह सुबह उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर लोग हाय या हेलो से जवाब देते हैं। वह मुस्कुराई। ठीक है, ऐसा उन लोगों के लिए है जिनका स्वागत किया जाता हो। कोई काम है क्या? उसने तृष्णा से उसी लहजे में बात की। हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। वह अभिज्ञान के बहुत करीब चली आई। क्या हरकत है?
अभिज्ञान पीछे हट गया, पर तृष्णा नहीं रुकी। अभिज्ञान ने उसके दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, मगर वह बीच में आ गई। बंद करो ये सब और मेरे रूम से अभी निकल जाओ, वह चिल्लाया। क्या तुम डर रहे हो कि अगर मैं ज़्यादा करीब आ गई तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे? मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम टर्न ऑन हो जाते हो ना? यही डर है ना तुम्हारा? उसने अभिज्ञान के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। अभिज्ञान उसका हाथ झटक कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। तृष्णा ने हाथ से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इस धक्का मुक्की के बीच मीरा रूम में घुसी। उसने अभिज्ञान को तृष्णा को सोफे पर धक्का देते हुए देख लिया। तृष्णा दौड़ती हुई मीरा के पास गई और उससे गुहार करने लगी। हेल्प मी, हेल्प, वह पागल हो गया है, वह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तृष्णा के तेजी से बदलते रंग देखकर अभिज्ञान दंग रह गया। उसने एक नई ही कहानी बना दी थी। तृष्णा मीरा के पीछे छिप गई थी। कुछ ही देर में ऑफिस के कई लोग तृष्णा के आसपास इकट्ठा होने लगे। तृष्णा रो रही थी। ज़्यादातर लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। इसी फुसफुसाहट के बीच सिया ऑफिस आई। अभिज्ञान अभी उसी सोफे पर चुपचाप बैठा था। वह उन लोगों के ताने सुन रहा था जो एक औरत की शिकायत पर उसके खिलाफ जजमेंट पास कर रहे थे। उनके हिसाब से वह दोषी था। सिया ने कुछ कॉल्स करने के बाद सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिया ने उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया और बैठ जाने का इशारा किया। उसने तृष्णा से पूछा, क्या हुआ? मैं ऑफिस जल्दी आ गई थी, यहाँ कोई नहीं था। मैंने अभिज्ञान को देखा। मैंने सोचा कि उसे इवेंट की ग्रैंड सक्सेस पर बधाई दे दूँ। बोलते हुए उसका गला रूंधा। सिया ने उसे पानी दिया और सांत्वना दी। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगा। उसने मुझे दबोचा और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे सोफे पर धक्का दे दिया। तभी मीरा वहाँ आ गई। उसने सब कुछ देख लिया और ऑफिस के कुछ लोग आ गए, तब मैं बच गई। नहीं तो इसने मेरा रेप कर दिया होता। उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। सिया ने अभिज्ञान को देखा। वह अकेला और असहाय बैठा था। सभी उसकी तरफ नफरत और गुस्से से देख रहे थे। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव ने सलाह दी। इस बात पर ज्यादातर लोगों ने हामी भर दी। शांत रहें, सिया ने तेजी से बोला। मीरा, तुमने क्या देखा? मैम, अभिज्ञान सर तृष्णा मैम को सोफे पर धक्का दे रहे थे। वह मेरे पास दौड़ती हुई मदद के लिए आई। जब मैं उनके पास पहुंची तो वह बेहद डरी हुई थी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मीरा ने बताया। ओके सुब्रमण्यम जी, क्या हम कुछ देख सकते हैं? सिया ने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। यस मैम, सुब्रमण्यम ने कहा। वह पिछले 6 सालों से कंपनी के सिक्योरिटी हेड थे। अभिज्ञान के रूम का सीसीटीवी फुटेज प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चलाया गया। उसमें ऑडियो नहीं था, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि वास्तव में हुआ क्या था। कैसे तृष्णा अभिज्ञान को लुभाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने इनकार कर दिया तो तृष्णा ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और धक्के मुक्की में वह खुद सोफे पर गिर गई। उसी वक्त मीरा वहाँ आ गई। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे। अभिज्ञान अपनी सीट से उठा। वह नहीं जानता था कि उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है। पब्लिक एरिया को छोड़कर किसी भी कैबिन में कोई कैमरा नहीं लगा था। सभी लोग कैबिन के सीसीटीवी फुटेज को देखकर चौंक गए। तृष्णा रंगे हाथों पकड़ी गई। वह सीट से उठी और सिया के पास गई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तमाशा बनाने की? वह गुस्से में चिल्लाई। शट अप! अब एक शब्द भी मत कहना तृष्णा। उत्पीड़न उसे कहते हैं जो तुम अभिज्ञान के साथ कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि तुम एक औरत हो तो तुम किसी भी आदमी पर आसानी से आरोप लगा सकती हो और सारे लोग उसे दोषी मान लेंगे क्योंकि एक औरत रो रही है और मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। सिया गुस्से में वहां खड़े सारे लोगों पर चिल्लाई। कभी भी जजमेंटल मत बने सिर्फ इसलिए कि एक औरत रो रही है। ज़रूरी नहीं कि वह सच कह रही हो। आपने देखा ना कितनी गलत थी आपकी सोच। लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए अपनी सोच और तृष्णा की हरकत की वजह से। आप लोग जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचते हुए एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देते बिना ये जाने समझे कि सच क्या है। पहली बार सिया को इतने गुस्से में देखकर तृष्णा की घिघी बंद गई, लेकिन अपने दिमाग में वह इस कहानी को नया मोड़ देने के लिए नए मंसूबे तैयार कर रही थी। अभिज्ञान बैठ गया। वह पसीने से भीग चुका था। उसने अपने हाथ जोड़े और ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने सिया की तरफ देखा जो अब भी सबकी लताड़ लगा रही थी, और इस बार तृष्णा को भी नहीं बख्शा उसने। तृष्णा अरोड़ा, आपको तत्काल प्रभाव से कंपनी से निकाला जाता है। नाम्या, मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और इन्हें भरकर एचआर को रिकॉर्ड के लिए दे दो। मैम प्लीज़, मैं डर गई थी। जब मीरा वहाँ आई मैंने अभिज्ञान के साथ अपने बर्ताव को दूसरा ही मोड़ दे दिया। मैं अभिज्ञान से पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज किया।
मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। वह बेशर्म होकर गुजारिश कर रही थी। बैठो तृष्णा, सिया ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने ऊपर देखा। थैंक यू सुब्रमण्यम जी। सभी लोग काम पर वापस जाएं और नामिया तुम वह करो जो तुम्हें करने को कहा गया है। अभिज्ञान तुम रिलैक्स करो और प्लीज़ अपने कैबिन में जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तृष्णा ने बीच में बात काटने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब कॉन्फ्रेंस रूम में केवल तृष्णा और सिया थे। तुम्हें अब और कहानियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है तृष्णा, सारा खेल खत्म हो चुका है। हम साथ काम नहीं कर सकते, सिया ने उससे धीरे से कहा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम शायद मेरे और यश के रिश्ते की वजह से पक्षपात कर रही हो। कड़वी सच्चाई से तृष्णा ने सिया का मुंह बंद करना चाहा। सिया मुस्कुराई। अगर यही वजह होती तृष्णा, तो मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही निकाल दिया होता। तुम जानती थी? उसकी आंखें डर से फैल गईं। शुरुआत से ही मुझे सब कुछ पता था। तुम्हें क्या लगता है तुम यश की जिंदगी में इकलौती औरत हो? तुम गलत हो। खैर छोड़ो, इसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा ऑफिस है, मैं एक मंदिर की तरह इसकी पूजा करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी गंदी सोच के कारण यह जगह खराब हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मुझे सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश करके तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। उसने तृष्णा को चेतावनी दी। तृष्णा पैर पटकती हुई बाहर चली गई। सिया ने सिक्योरिटी को आगाह किया कि तृष्णा अपने बैग के अलावा किसी और चीज़ को हाथ न लगाए। उसे अपने कैबिन से कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। उसे एक अपराधी की तरह ऑफिस छोड़ना पड़ा। सिया ने नामिया से अभिज्ञान के रूम में 2 कॉफ़ी भेजने को कहा। वह उसके रूम में धीरे से गई। अभिज्ञान शीशे की दीवार के सहारे खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। कॉफ़ी मैम, नामिया अपने हाथ में 2 कॉफ़ी मग लेकर आई। अभिज्ञान पीछे पलटकर देखता है। सिया पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। थैंक यू, प्लीज़ इसे टेबल पर रख दो, सिया ने नामिया से कहा। नामिया ने कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और कैबिन से बाहर चली गई। सिया ने कॉफ़ी मग उठाया और उसे अभिज्ञान की तरफ बढ़ाया। थैंक्स। अभिज्ञान ने कॉफ़ी मग टेबल पर रख दिया और सिया को कसकर गले लगा लिया। सॉरी, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज़, आज मैं लोगों को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर बेहद डर गया था। लोग यह तय कर चुके थे कि मैं दोषी हूँ। मुझे लगने लगा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैंने सोचा कि आप भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आप मेरी रक्षक हो। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। सिया ने अभिज्ञान को सांत्वना दी। उसने अभिज्ञान की पीठ पर एक हाथ से थपकी दी और दूसरे हाथ से अभिज्ञान के आंसू पोंछे। उसने अभिज्ञान को कुर्सी पर बैठाया और उसे एक गिलास पानी दिया। शांत हो जाओ अभिज्ञान, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आमतौर पर हम कैबिन में सीसीटीवी नहीं लगाते हैं, ये प्राइवेट जगह होती है, लेकिन मैंने इसे 2 दिन पहले ही पार्टी वाली रात में लगवाया था, जब सारे लोग पार्टी में बिजी थे। सुबू और सुनील कैबिन में सिक्योरिटी में कैमरे लगा रहे थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सीसीटीवी यहाँ भी लगवाया था? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मेरा मतलब है क्यों? पूर्वानुमान, अभिज्ञान ने पूछा। तुम अनमोल हो अभिज्ञान सूर्यवंशी, तुम्हारी सेफ्टी मेरी प्राथमिकता है। वह मुस्कुराई। सिया पहले ही भाप चुकी थी कि यश तृष्णा को जरिया बनाकर अभिज्ञान को बाहर निकलवाने की कोशिश जरूर करेगा। उसने अभिज्ञान से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे दोनों कॉफ़ी पीते वक्त बात कर रहे थे। बातचीत खत्म होने के बाद अभिज्ञान को सुकून मिला। आप जानती हो, मैं आपके बारे में गलत था। आप बस नाजुक हैं, कमज़ोर नहीं हैं। कोमल दिखाई देती हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप सिर्फ अपना ही नहीं, हम सबका ध्यान रखने के काबिल हैं। मैं ये देखकर खुश हूँ कि आप कितने सही फैसले लेती हैं। यू आर अ ग्रेट वुमेन। आप इस दुनिया की तमाम खुशियों की हकदार हैं। हमेशा खुश रहना। सिया मुस्कुराई। थैंक यू। सबसे अच्छी बात जो उनकी दोस्ती में थी, वे दोनों एक दूसरे को किसी भी बात पर ज़्यादा सीख नहीं देते थे। अभिज्ञान ने सिया के साथ उसके पति के संबंधों पर कभी कोई राय नहीं दी और सिया ने भी कभी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उन दोनों ने कभी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं की। वे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए हर ज़रूरत वक्त खड़े रहने वाले दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जो कभी कोई सवाल नहीं करते और एक दूसरे पर यकीन करते हैं। उनके बीच एक गहरे लेवल की समझ थी, जो एक दूसरे की खामोशी तक को पढ़ सकते थे। ये वही है ना अभिज्ञान, जिसे तुम प्लेटोनिक कहते हो? सिया ने अपने दिमाग में सवाल किया। वह मुस्कुराई और उसने अभिज्ञान की तरफ देखा। अभिज्ञान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हे भगवान, मैं कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सोच रही हूँ। उसने सुन लिया और शर्मा कर उसके रूम से बाहर चली गई। उसके फ़ोन पर अभिज्ञान का मैसेज आया। आप क्यूट लगती हैं जब भी आप शर्माती हैं। उफ, वह और उसके मैसेज, मैं उसे सुधार नहीं सकती। वह मुस्कुराई। सारा दिन पूरा ऑफिस स्टाफ अभिज्ञान से उसके कैबिन में माफ़ी मांगने और सहानुभूति दिखाने आता रहा।
एक औरत भी एक आदमी का शोषण कर सकती है। पूरे ऑफिस में यह बात चर्चा का विषय बन गई। यह सिलसिला कुछ दिन जारी रहने वाला था। सिया के बारे में मीरा अपनी सोच के चलते शर्मसार थी। मीरा सोचती थी कि तृष्णा को सिया ने ही डेल्स के लिए कई सारे आदमियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। आज जब सच सामने आया तो सब हैरान हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह सिया से माफ़ी मांगे। मीरा सिया के लिए हमेशा गलत सोचती थी। वह नाम्या के पास गई और दिल की बात बताई। नाम्या ने उसे सांत्वना दी और काम पर ध्यान देने को कहा। तृष्णा ने ऑफिस से निकलते समय यश को फ़ोन किया। वह यश को बताना चाहती थी कि उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया है। तृष्णा के पास और भी कई तरीके थे जिससे वह उसी कंपनी में दोबारा जॉब कर सकती थी। यश ने तृष्णा का इस्तेमाल न सिर्फ शारीरिक तौर पर किया था बल्कि सिया की दिनचर्या और उसके चरित्र पर जासूसी के लिए भी किया था। तृष्णा ने यश को सिया के बारे में कभी झूठ नहीं बताया। सिया कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सारी चीज़ों की जानकारी उसने यश को दी थी। सिया के आसपास के लोगों के प्रति व्यवहार के बारे में भी उसने अभिज्ञान के बारे में यश को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह जानती थी कि सिया की ज़िंदगी में अभिज्ञान की रुचि होना महज एक तरफा आकर्षण भर है। अभिज्ञान कभी भी किसी औरत के साथ सेटल नहीं हो सकता। वह इस बात को जानती है। लेकिन सिया का व्यवहार आज अपमानजनक था। सिया ने कॉन्फ्रेंस रूम में पूरे ऑफिस के सामने तृष्णा का पर्दाफाश किया था। सिया ने कैसे उसे बताए बगैर पूरे ऑफिस में कैमरे लगवा दिए। आमतौर पर सिया तृष्णा को ऑफिस से जुड़ी सारी बातें बताया करती थी। वह जानती थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसका मतलब है अभिज्ञान ने उस रात की सारी बात सिया को बता दी जिस दिन मैंने अपनी हाथ की नस काटी थी। हे भगवान, क्या उसने सिया को सब कुछ बता दिया था? यश उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। काफ़ी देर लगातार फ़ोन करने के बाद यश ने फ़ोन उठाया। तुम पागलों की तरह बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मैं बिज़ी हूँ? यश तृष्णा पर चिल्लाया। बेबी, तुम्हारी बीवी, उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। उसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। वह फ़ोन पर रोने लगी। देखो, मेरे पास तुम्हारी इन बकवासों के लिए टाइम नहीं है। मुझे दोबारा कॉल मत करना। यश ने तृष्णा को पूरी बात कहने नहीं दी। यश ऐसा कैसे कर सकता है? तृष्णा सकते में थी। उसने खुद को संभाला और दोबारा बोली, बेबी, आई लव यू और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सिया ने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड अभिज्ञान सूर्यवंशी के साथ पकड़ लिया था। वे दोनों साथ में पुणे गए थे और तभी से ही उनके बीच कुछ चल रहा है। उन्होंने ज़रूर वहाँ भी खूब गुलछर्रे उड़ाए होंगे। उसने शिकायत की। कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया के बारे में ये सब कहने की? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे साथ कोई नौटंकी करने की कोशिश मत करो और दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया ने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि वह तुम्हारे बारे में सोचती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह जेल में है। यश ने चिल्लाकर कहा। तृष्णा बहुत उलझन में थी। उसे सदमा लगा था। यश ने उसे सिया की जासूसी के लिए कहा था, लेकिन आज वह उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। क्यों? कुछ तो बदल गया है। कई सालों से वह सिया के बारे में हर जानकारी लेता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वह ये सब क्यों कर रहा है। तृष्णा को लगा था कि उसे सिया पर शक है। तृष्णा ने ही यश के शक का फ़ायदा उठाया और उससे संबंध बढ़ाए। यश के लिए वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उसे उसकी पत्नी की जासूसी के लिए पैसे देता था। इसी दौरान तृष्णा को लगने लगा था कि यश उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है, लेकिन आज उसे कड़वे सच का सामना करना पड़ा। वह बहुत गलत थी। यश ने केवल उसका इस्तेमाल किया है। कर्म और कर्मों का फल। उसके जेहन में एक आवाज़ गूंजी। कोई भी तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकता। कोई भी तुम्हें छोटा नहीं महसूस करा सकता। अगर तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो तुम किसी और के लिए क्या आवाज़ उठाओगे? एक औरत के रूप में आप जिंदगी के निर्माता हो। आपके पास वे शक्तियाँ हैं जिससे आप नए जीवन को जन्म दे सकती हैं। तो आखिर कैसे आप अपने सपनों को मरने दे सकती हैं? अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। अपनी खुशियों की, अपने सपनों की खुद जिम्मेदारी लो और उन्हें पूरा करो। अभिज्ञान हैबिटेट सेंटर में महिलाओं के एक ग्रुप को संबोधित कर रहा था। ये अनचेंज्ड डीवा कैंपेन के तहत अभिज्ञान की सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप थी। सवालों और जवाबों के बीच एक महिला ने बताया कि कैसे उसके लिए एक रिलेशनशिप में रहना मुश्किल हो गया था। वह इतनी बुरी तरह से फंसी कि उससे निकल नहीं पा रही। उस महिला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिया तेजी से चिल्लाई, बचाओ, मेरा हाथ फंस गया है। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सिया लगातार कसमसा रही थी, पर किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। अभिज्ञान सिया की तरफ भागा, लेकिन सिया ने अभिज्ञान को वापस जाने का इशारा किया। सारी महिलाएं उसकी कुर्सी के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। सिया ने कोशिश की कि कोई उसे छुए नहीं। ऐसा लगा कि उसका हाथ कुर्सी में फंसा था। अगर आप हमें देखने नहीं देंगी और मदद नहीं करने देंगी तो आपको आराम कैसे मिलेगा? ये बात वह महिला बोल रही थी, जिसकी बात पूरी होते ही
सिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया था और उसकी बात का जवाब अभिज्ञान को देना बाकी था। सिया अचानक शांत हो गई ताकि वह औरत देख पाए कि समस्या क्या हुई। महिला ये देखकर चौंक गई कि सिया बिल्कुल ठीक है। आपने हमें डरा दिया, हैंडल तो आपने खुद पकड़ा है, हाथ थोड़ी ना फंसा है। सिया ने मुस्कुराकर सभी से शांत रहने को कहा। लोगों को फुसफुसाता देख वह स्टेज पर आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इस तरह डरा दिया। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि जहाँ बातों से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, वहाँ एक रोल प्ले करने से काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। सिया ने अभिज्ञान की तरफ देखा और उस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, समस्याएं हमारे पीछे नहीं पड़ती, बल्कि हम उन्हें जकड़े रहते हैं। हम फंस जाते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि समस्याएं हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। समस्याओं को शक्तिविहीन करो और इनसे बाहर निकलो। जैसा कि मेरे दोस्त अभिज्ञान ने आपको बताया है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो और अपनी समस्याओं को खत्म करने की जिम्मेदारी लो। इन परेशानियों को किसी विरासत की तरह जिंदगी भर मत ढो। खुशियों की विरासत बनाओ, कामयाबी को विरासत बनाओ। अपने आप को बेड़ियों से आज़ाद करो और अपने सपनों को साकार करो। अपने आंतरिक विकास की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। सिया ने विस्तार से समझाया। उस महिला ने सिया की तरफ देखा और मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अभिज्ञान सिया के पास गया। ऐसा स्टेज पर कौन करता है सिया? ये एक सेल्फ इंक्वायरी ट्रेनिंग है, आपका कोई कॉर्पोरेट गेम नहीं है। देखो, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा तेज चिल्लाई थी। ट्रेनर ग्रुप में हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीड़ित बने रहते हैं जब तक उन्हें प्रभावी तरीके से समझाया ना जाए। मुझे लगता है कई तरीके प्रयोग किए जा सकते हैं, सिया ने कहा। हिटलर, आपको थोड़ा सौम्य होने की ज़रूरत है, ये मेरी सलाह है। लेकिन मुझे लगता है आप एक अच्छी ट्रेनर भी बन सकती हैं, अभिज्ञान ने कहा। ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तब इसमें कुछ कर सकती हूँ जब मुझे लगे कि तुम कहीं फंसे हुए हो, सिया मुस्कुराई। सिया और अभिज्ञान आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुना कि काउंसलर भूमिका और एक महिला किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मिस रेनू, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहले अपने रिलेशनशिप पर काम करें। तलाक ही कोई विकल्प नहीं है। अभी आपकी शादी को केवल 3 महीने ही हुए हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगर आप अपने पति से बात करें या अगर आप चाहती हैं तो हम किसी मनोचिकित्सक के जरिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। आपके पति से भी बात कर सकते हैं, भूमिका ने उस महिला से कहा। मुझे आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, फिर भी मुझे लगता है कि अब कोई भी चीज़ इसमें काम नहीं कर सकती। मेरे पति काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं। पूरे सप्ताह उनकी धार्मिक दिनचर्या रहती है, जैसे व्रत रखना, मंदिर जाना। कहने का मतलब ये है कि वह हर वक्त एक पुजारी की तरह रहते हैं। शायद वह किसी धार्मिक ग्रंथ का पालन करते हैं, पर वह मुझ पर शक करते हैं और मुझसे सवाल करते हैं। जब उनके इष्ट देव ने ही अपनी पत्नी को छोड़ देने और उस पर शक करने का उदाहरण दे रखा है, तो मैं उस जैसे इंसान से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह मुझ पर शक करे और मेरी वफा का इम्तिहान ले, जैसे कि उनके भगवान श्री राम ने किया। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात पर गुजार दी कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर वह बगैर किसी कारण के मुझे छोड़ दे, उस महिला ने भूमिका से कहा। भूमिका इस केस को लेकर किसी सीनियर कंसल्टेंट को ढूंढ रही थी, तभी अभिज्ञान उठा। सारे काउंसलर महिलाओं की समस्याओं को सुनने और सुलझाने में व्यस्त थे। मैं आप सभी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, बैठे रहिए। मैं एक बहुत छोटी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अभिज्ञान अपने हाथ में माइक लेकर बोलने लगा। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, दीवा में हम बार बार लोगों से कहते हैं कि हम यहाँ रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आप अपनी परेशानियों को समझ सकें और उन्हें दूर करने के लिए उनसे लड़ सकें। ज़्यादातर समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं अगर हम उन समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें। बस केवल हिंसा और अपमान वाले मामलों में रिलेशनशिप में रहना और उसे सुलझाना बेहद मुश्किल और गैर ज़रूरी हो जाता है, अभिज्ञान ने भूमिका की तरफ देखते हुए कहा। भूमिका, मैं तुम्हारे साथ बैठी उस महिला से कहना चाहता हूँ कि मैम, हम 21वीं सदी में हैं और हर चीज़ को विज्ञान से परखते हैं। सभी पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी होता है। आज हम समझ सकते हैं कि महाभारत के समय पर गांधारी ने ज़रूर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया होगा, वरना ऐसे कैसे संभव है कि एक पत्नी एक ही जिंदगी में 100 बच्चे पैदा कर दे। महिलाएं हंसने लगीं। अभिज्ञान ने अपनी बात जारी रखी। क्या हमारा देश उस समय इतना विकसित था? शायद हाँ। क्या आप देखते हैं कि कैसे स्टूडियो में बैठकर हमारे इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी द्रौपदी और कुंती जैसे पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करते हैं? अपने समय की प्रगतिशील औरतों को हमेशा ही समाज की नाराज़गी और ताने मिले हैं। हम आज भी उन्हें नहीं बख्शते। एसी स्टूडियो में बैठे उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना। क्या कभी आपने ये देखा है कि किसी ने सीता के चरित्र पर सवाल किया हो? कोई भी बताए।
उसने चारों ओर देखा। सिया समझने की कोशिश कर रही थी कि अभिज्ञान ने ये टॉपिक क्यों उठाया। इस टॉपिक पर बात करने का यहाँ कोई पॉइंट नहीं था। वह उलझन में थी। हॉल में सब शांत हो गए। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए बोला, आज अगर किसी महिला का सिर्फ 2 दिन के लिए अपहरण हो जाए तो भी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि उसे छुआ नहीं गया है। हम औरतों के बारे में हमेशा ये गलत धारणाएं लेकर बातें करते रहते हैं कि जो महिलाएं बुद्धिमान हैं, स्वतंत्र हैं, सशक्त हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। जब मैंने कहा कि हम, तो इसका मतलब है पुरुष और महिलाएं दोनों। मुझे बताएं अगर मैं कहीं गलत हूं तो। आमतौर पर न तो पुरुष और न ही महिलाएं किसी भी कामयाब और आज़ाद ख्याल की महिला का समर्थन करते हैं। मैं हमेशा सोचता रहा कि क्यों एक आदर्श पुरुष राम ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, जिसके लिए वह इतने बड़े राक्षस से लड़े, सीता को आज़ाद कराया। फिर आखिर क्यों राम जी ने उन्हें छोड़ दिया? किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सीता जी को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? राम जी भी तो पत्नी के बगैर जंगल में रहे थे। फिर तो उनको भी अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, केवल औरतों को ही उनकी वफादारी की परीक्षा देनी पड़ती है। अपने आप को सही साबित करने के बाद जब सीता जी अग्नि परीक्षा से सही सलामत वापस आ गईं, फिर भी उन्होंने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। क्यों? मुझे किसी से भी इस बात का जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर राम उस वक्त सीता को नहीं छोड़ते, हम फिर भी सीता के चरित्र पर सवाल करते, जैसा कि आज हम राम और उनके निर्णय पर सवाल करते हैं। वह सही थी। हम हमेशा सीता के लिए राम के फैसले पर सवाल करते हैं, लेकिन हम कभी उनकी पत्नी के बारे में गलत नहीं कहते। राम ने उन्हें वनवास भेजकर हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। शायद उन्होंने आने वाले सालों में अपनी पत्नी की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने असंवेदनशील होने का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अभिज्ञान ने चारों तरफ देखा और कहा, ये मेरी अपनी राय है और इससे हर कोई सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी पौराणिक कथाओं को अपनी ज़िंदगी में हावी न होने दें। पौराणिक कथाएं 100 अलग अलग तरीकों से अलग अलग इंसानों द्वारा बताई और समझाई जा सकती हैं, लेकिन बिना समस्याओं को समझे और उन पर बात किए किसी को छोड़ देना सही नहीं है। ये और बेहतर होता अगर राम सीता से बात कर लेते, लेकिन उन्होंने न इस पर कोई बात की और न ही सीता से कोई सवाल किया। राम ने उन्हें बस वनवास भेज दिया। शायद उनके कुछ अभिप्राय रहे हों, लेकिन क्या उन्होंने सीता से पूछा कि वह जाना चाहती हैं या नहीं? वे इसका समाधान निकाल सकते थे। उनके बीच कोई संवाद नहीं था। इसलिए जब राम उन्हें वापस लेने आए तो सीता ने उनके साथ जाने के बजाय धरती में समा जाना उचित समझा। ये उनके आत्मसम्मान की बात थी। आपको राम की गलती को नहीं दोहराना है। धार्मिक होने की वजह से आप अपने पति को नहीं छोड़ सकती, और न ही ये कोई कारण है। अगर आपके बीच कोई मुद्दे हैं तो उन पर बैठकर अपने पति से बात करें और उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। हो सकता है आप अपने प्यार को दोबारा पा लें। रेनू उसकी बात समझ चुकी थी। उसे एहसास था कि वह गलत करने जा रही है और उसे अपने पति को बातचीत का एक मौका देना चाहिए। रेनू की आंखों में आंसू आ गए। सारी महिलाएं ताली बजाकर अभिज्ञान की सलाह का अभिवादन करने लगी। सिया अभिज्ञान को देखकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। यही अभिज्ञान का लक्ष्य था कि अनचेंज्ड डिवा को एक कभी न रुकने वाली सक्सेस स्टोरी बनाना। ऑफिस में वुमेन क्लब के शानदार आगाज और सफलता के बाद बेंचमार्क ने अनचेंज्ड डिवा मेट्रो सिटी में लॉन्च कर दिया। फिर स्कूल और कॉलेज में महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें वे अपनी समस्याओं पर खुलकर काउंसलर से बात कर सकें। रैगिंग और चाइल्ड अब्यूज से लेकर घरेलू हिंसा, मैरिटल रेप, स्टॉकिंग और कई मुद्दों पर। साथ ही विमेन क्लब ये भी निश्चित करता था कि महिलाओं को उनके सैनिटरी हाइजीन और सेक्स से संबंधित सारी जानकारियां दी जाएं। अनचेंज्ड डिवा ने अपनी एक दूसरी संस्था ब्यूटीफुल मी को लॉन्च किया, जो एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए थी। ये संस्था उनकी दवाई, सर्जरी और सेटलमेंट के इंतज़ाम करती थी। इस कदम में उन्हें सरकार का भी काफ़ी साथ मिला। इस संस्था की शुरुआत बहुत अच्छी रही। उन्होंने काफ़ी लड़कियों को यौन उत्पीड़न से बचा लिया और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि लड़कियों के कौशल विकास में कोई कमी न रहे। अनचेंज्ड डिवा ने NGOs से टाई अप कर लिया। वे गांव-गांव जाकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर कैंपेन करते थे। तकरीबन 1 साल के अंदर ही इस कैंपेन ने कई उपलब्धियां हासिल कर ली। मीडिया व कॉरपोरेट में जगह जगह इस संस्था की सराहना की गई। इस संस्था की शुरुआत ने सिया को वही शांति और संतुष्टि दी जिसकी उसे तलाश थी। सिया ने अभिज्ञान के इस विचार को एक बेहतरीन कैंपेन के रूप में स्थापित कर दिया, जो सामाजिक कार्यों के लिए एक NGO की तरह भी काम करता था। आखिरकार सिया ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और लोगों को प्रेरित करके उन्हें अपनी ज़िंदगी संवारने में मदद करने लगी।
हाल ही में सिया को कंटेंट और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अपने विशेष योगदान के लिए विमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिया को अनचेंज्ड डिवा की शुरुआत के लिए अभिज्ञान के साथ विशेष प्रशस्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सिया ये सब कुछ हासिल कर सकी क्योंकि उसने अपने आप को पीड़ित मानना बंद कर दिया और अपनी समस्याओं को कंप्यूटर पर लिखने की जगह उसका हल ढूंढना शुरू कर दिया। सिया ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी इन समस्याओं का सामना करेगी और अपने पति के दिए गए इस वनवास से बाहर निकलेगी। अभिज्ञान उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। वह उसके बच्चों के साथ घुल मिल चुका था। एक तरह से वह उसके सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा था, उसका मैन फ्राइडे। वर्क प्लेस पर और घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। सिया अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी। शुरुआत में यह उसके लिए थोड़ा कठिन था। अगर आप घायल हैं और आप फिर भी अपने घाव को बार बार छू रहे हैं तो ये कभी भी नहीं भरेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि उन घावों को बार बार न कुरे दें और कुछ दिन के लिए छोड़ दें ताकि उन्हें भरने का मौका मिल जाए। तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। तुम जानते हो जब भी तुम लड़ते हो मैं तुम लोगों से अलग कमरे में बैठने के लिए कहती हूँ, कुछ समय के लिए मन को किसी काम में लगा देने को कहती हूँ। ज़्यादातर केस में यही होता है कि तुम्हें मालूम चल जाता है कि समस्याएं क्या हैं और तुम इन्हें अपने माता पिता के बिना हस्तक्षेप के ही आपस में ही सॉल्व कर लेते हो। सिया ने अपने बच्चों को याद दिलाया। यस ममा, हम समझ गए। अनन्या और आदित्य ने सिया को कसकर गले लगा लिया। लेकिन हम पापा से भी बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मिस करते हैं। अरे वह यहीं पर हैं, केवल एक कॉल की दूरी पर, एक ही शहर में, तुम लोगों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तुम लोग उनसे जब चाहो तब मिल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि उन्हें कुछ वक्त दो आत्मचिंतन के लिए, सिया ने अपने बच्चों से कहा। अभिज्ञान ने सिया से अपने अतीत को, उसकी सच्चाई को अपने बच्चों से छिपाने से मना किया। उसने सिया से कहा कि वह अपने बच्चों से अपने पति के बारे में कुछ भी नकारात्मक न कहे, पर बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उसकी माँ को कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और क्यों उसने यह जिंदगी चुनी। सिया अकेले यह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट को चुना जो समय समय पर उसके बच्चों की काउंसलिंग करता था। सिया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे अपनी माँ की शादी के बुरे अनुभवों का दर्द लेकर जिएं। उसने एक अलग तरह से अपने बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू किया जो सूझबूझ वाली और काफ़ी दोस्ताना थी। लगभग 1 साल हो गया जब वह यश से अलग हुई थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से ही सेट थी, अब उसकी पर्सनल लाइफ भी सुधर रही थी। अलग रहने से सिया का आत्मविश्वास बढ़ गया था। आर्थिक रूप से उसे कभी यश के सहारे की ज़रूरत थी ही नहीं। इस 1 साल में यश ने सिया को वापस बुलाने के लिए अपने सारे तरीके आजमा लिए और अब उसने हार मान ली थी। अब यश उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देता था। सिया ने तलाक की अपील दायर कर दी थी। वह अगली पेशी के लिए तैयार थी, लेकिन यश ने उससे गुजारिश की कि वह तलाक दोनों की सहमति से ले। यश नहीं चाहता था कि उनकी बीती हुई जिंदगी सार्वजनिक हो। वह अलगाव के चलते पहले ही अपने बिजनेस में घाटे से जूझ रहा था। मीडिया ने पहले से ही यश के अफेयर और सिया के अलग होने को लेकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी थी। सिया ने यह फैसला किया कि वह उस मीडिया हाउस के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और यश ने भी उसका साथ दिया। वे दोनों यह नहीं चाहते थे कि यह सब चीज़ें उनके बच्चों पर बुरा असर डाले। सिया और उसके बच्चों के लिए हालात फिर से नॉर्मल होते जा रहे थे। चीज़ें रूटीन में आ रही थीं। वे अपनी आज़ाद ज़िंदगी से खुश थे। हालांकि वह जगह छोटी थी, वहाँ कम सुविधाएं थीं, लेकिन वे फिर भी खुश थे। खास तौर पर सिया खुश और स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वह काम के बाद ज़्यादातर वक्त अपने बच्चों के साथ बिताया करती थी। वह अपने बच्चों के साथ टीवी पर टॉम एंड जेरी देख रही थी। तभी रात के करीब 10 बजे उसका फ़ोन बजता है। हेलो, आप कौन? आपने कॉल किया है, आप बताइए, आपको किससे बात करनी है? सिया ने चुटकी ली, जैसे वह जानती थी कि फ़ोन पर कौन है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं मिस सिया रायज़ादा से बात कर रहा हूँ? मेरा नाम अभिज्ञान सूर्यवंशी है। कुछ समय पहले आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे जैसे ही किसी को ढूंढ रही हैं। अरे, मैंने ऐसा कहा था क्या? तो फिर क्या आपकी ज़िंदगी में अभी कोई ओपनिंग है? अभिज्ञान ने नाटक करते हुए पूछा। हाँ, मुझे कुछ प्लेटोनिक टाइप की आवश्यकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वह हंसने लगी। यस मैम, मैंने इसे अनुभव किया है। ये दैवीय है। 100% समर्पण और प्रतिबद्धता मेरी आखिरी सांस तक। आप हमेशा मुझे अपनी परछाई की तरह अपने साथ पाएंगी, अभिज्ञान ने वादा किया। मेरे जीवन में यूं ही उजाला बनकर साथ रहना, सिया ने जवाब दिया। अभी आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का 5वां व अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये उपन्यास अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।
और आपको कैसी लगी। धन्यवाद।